Hey guys, welcome back to my YouTube channel Ruchi Codes. In previous video, we learned about race condition, thread synchronization and thread safety. आज हम मल्टी थ्रेडिंग का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज का टॉपिक है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन यूजिंग वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। ये टॉपिक रियल टाइम एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है और जावा इंटरव्यू में भी बहुत कॉमन है। तो चलिए समझते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है थ्रेड का आपस में बात करना। कभी कभी एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के काम कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ लूप लगाकर वेट करते हैं तो सीपीयू वेस्ट होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म देता है जिसे थ्रेड्स पॉज और रिज्यूम हो सकते हैं कंट्रोल्ड वे में। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सोचो, एक थ्रेड डेटा प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा थ्रेड डेटा कंज्यूम कर रहा है। अगर कंज्यूमर पहले चला गया और डेटा अभी बना ही नहीं है तो कंज्यूमर को वेट करना चाहिए। जब प्रोड्यूसर डेटा बना लेगा तो उसे कंज्यूमर को नोटिफाई करना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन होती है वेट और नोटिफाई के थ्रू। वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल हमेशा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या फिर सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर कॉल होते हैं। अगर हम इन्हें सिंक्रोनाइजेशन के बिना कॉल करते हैं तो जावा इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन थ्रो करता है। वेट क्या करता है? वेट जो होता है वो करंट थ्रेड को बोलता है अभी मैं रन नहीं करना चाहता, मैं अपना लॉक रिलीज कर रहा हूँ और वेटिंग स्टेट में जा रहा हूँ जब तक कोई मुझे नोटिफाई ना करे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब थ्रेड वेट कॉल करता है तो वो ऑब्जेक्ट का लॉक रिलीज कर देता है। अब आता है नोटिफाई। नोटिफाई क्या करता है? नोटिफाई सिर्फ एक वेटिंग थ्रेड को वेकअप करता है जो उसी ऑब्जेक्ट के लॉक पर वेट कर रहा होता है। ये तुरंत एग्जीक्यूशन नहीं देता है, सिर्फ सिग्नल देता है कि अब तुम रेडी हो जाओ। एंड नोटिफाई ऑल सारे वेटिंग थ्रेड्स को वेकअप कर देता है कि जो उस ऑब्जेक्ट पर वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद थ्रेड्स लॉक के लिए कंप्लीट करते हैं और एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम बनाएंगे मल्टी थ्रेडिंग पैकेज के अंदर ही एक फाइल, उसको नाम देती हूँ मैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इसको हमने नाम दे दिया शेयर्ड रिसोर्सेस। अभी इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया इंट डेटा, देन एक और बनाया वेरिएबल बुलियन अवेलेबल इज इक्वल टू, उसको पहले दे दिया हमने फॉल्स। अब बनाएंगे हम एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड void produce int value if available। अगर अवेलेबल है तो क्या करना है आपको? वेट करना है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसको आप ट्राई कैच के अंदर यूज करो बिकॉज ये थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसको हम रैप करा देंगे ट्राई कैच के अंदर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे हमने लिया था इंट डेटा, ये काय का डेटा है जो वैल्यू प्रोड्यूस और कंज्यूम होगी उसका। फिर हमने लिया अवेलेबल, ये बताता है कि डेटा रेडी है या डेटा रेडी नहीं है। तो अभी हमने फॉल्स के लिया कि डेटा रेडी नहीं है। उसके बाद में हमने बनाई है सिंक्रोनाइज्ड मेथड वॉइड प्रोड्यूस। इसमें हमने लिया है इंट वैल्यू। हमने इसको सिंक्रोनाइज लिया है क्योंकि सेम शेयर्ड रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक थ्रेड अंदर जा सकता है इसीलिए। फिर इसके अंदर हमने लिया अगर अवेलेबल है तो वेट करना है। दैट मीन्स अगर पहले से डेटा अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर वेट करेगा क्योंकि पुराना डेटा अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। वेट क्या करता है? वेट थ्रेड को वेटिंग स्टेट में भेज देता है और लॉक रिलीज कर देता है। फिर हमने यहाँ पे लिया है डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ से हम डेटा सेट कर रहे हैं, देन हम प्रिंट कराएंगे प्रोड्यूस्ड
प्लस डेटा। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू एंड देन नोटिफाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूसर जो है वो डेटा को सेट कर रहा है और अगर अवेलेबल जो है वो इक्वल टू ट्रू करता है तो नोटिफाई कॉल होगा। देन नोटिफाई क्या होगा, कंज्यूमर को सिग्नल देगा कि डेटा रेडी है, तुम काम कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम बनाएंगे मेथड सिंक्रोनाइज्ड वॉइड कंज्यूम। इसमें लिखेंगे हम इफ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं हो तो क्या करना है, ट्राई, वेट करना है एंड देन कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई थ्रू न्यू। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर वेट करेगा और लॉक रिलीज कर देगा, इससे सीपीयू वेस्ट नहीं होता है। इसके बाद फिर हम ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूम्ड डेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे अवेलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। कंज्यूमर जो है यहाँ पे डेटा यूज करता है और अवेलेबल जो है इसको हमने इक्वल टू दिया है फॉल्स एंड देन ये नोटिफाई कर देगा प्रोड्यूसर को। अब बनाएंगे हमें क्लास प्रोड्यूसर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक और बना लेते हैं क्लास प्रोड्यूसर। जो कि एक्सटेंड करा रही है थ्रेड को। इसमें हम लेंगे शेयर्ड रिसोर्सेज, यहाँ बनाएंगे कंस्ट्रक्टर प्रोड्यूसर का, शेयर्ड रिसोर्सेज दिस डॉट रिसोर्सेज इज इक्वल टू रिसोर्सेज। इसमें बनाएंगे एक मेथड पब्लिक void run, for लूप लेंगे for int I is equal to 1, I is greater than or equal to 5, I plus plus, resources dot produce I। ये जो थी हमारी प्रोड्यूसर क्लास। अब एक बनाएंगे हमें कंज्यूमर क्लास। कंज्यूमर भी एक्सटेंड कराएगी थ्रेड को। इसके अंदर हम लेंगे शेयर रिसोर्सेज को, यहाँ पे बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर कंज्यूमर शेयर रिसोर्सेज दिस डॉट रिसोर्सेज इज इक्वल टू रिसोर्सेज। यहाँ बनाएंगे एक मेथड पब्लिक वॉइड रन फॉर int I is equal to 1 is greater than or equal to 5, then I plus plus। यहाँ पे लिखेंगे रिसोर्सेज डॉट कंज्यूम I। पहले वाले प्रोड्यूसर में क्या हो रहा था कि 1 से 5 तक डेटा प्रोड्यूस करता है, हर बार प्रोड्यूस मेथड कॉल करता है। फिर हमने जब कंज्यूमर में थ्रेड को एक्सटेंड कराया और फिर हमने इसमें रन मेथड को ओवरराइड कराया, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 बार डेटा ये कंज्यूम करता है और कंज्यूम मेथड को कॉल कर रहा है। अब बना लेते हैं एक मेन मेथड, इसको हम नाम दे देते हैं इंटर थ्रेड डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें बनाएंगे हम शेयर्ड रिसोर्सेज का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू शेयर्ड रिसोर्सेज। प्रोड्यूसर का बनाएंगे प्रोड्यूसर P इज इक्वल टू न्यू प्रोड्यूसर। देन हम बनाएंगे कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट कंज्यूमर C इज इक्वल टू न्यू कंज्यूमर। ये ले रहा है रिसोर्सेज को और ये भी ले रहा है रिसोर्सेज को। यहीं पर रियल मैजिक हो रहा है, सिर्फ एक शेयर रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट बना है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कि लॉक भी सेम ही है, वेट और नोटिफाई प्रॉपरली काम करेंगे। अब इसका मतलब लॉक भी सेम है, इसलिए वेट और नोटिफाई प्रॉपरली काम करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं P डॉट
स्टार्ट जो कि ये कॉल करेगा रन मेथड को एंड सी डॉट स्टार्ट। दोनों थ्रेड्स स्टार्ट हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली होती रहती है। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर थ्रेड ने पहले डेटा प्रोड्यूस कर लिया, उसके तुरंत बाद ही कंज्यूम्ड हुआ। इसका मतलब कंज्यूमर थ्रेड ने वही डेटा कंज्यूमर का कंज्यूम कर लिया। जब डेटा कंज्यूम हो गया, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिल जाता है और वो नेक्स्ट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। फिर कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। ये प्रोसेस इसी तरह रिपीट होती रहती है जब तक सारा डेटा प्रोड्यूस और कंज्यूम नहीं हो जाता। नोटिस करो, आउटपुट का पैटर्न हमेशा प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 बार प्रोड्यूस्ड लगातार आ जाए या कंज्यूम्ड पहले आ जाए, क्योंकि इसका रीज़न है वेट और नोटिफाई। जब डेटा अवेलेबल नहीं होता है, कंज्यूमर उसके लिए वेट करता है। जब डेटा प्रोड्यूस हो जाता है तो प्रोड्यूसर नोटिफाई करता है और कंज्यूमर को जगह दे देता है। इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है इंट डेटा। डेटा वो वैल्यू है जो प्रोड्यूसर बनाता है और कंज्यूमर यूज़ करता है। फिर देन हमने लिया है अवेलेबल। अवेलेबल एक फ्लैग है जो बताता है कि डेटा रेडी है या नहीं। अगर वैल्यू फॉल्स है मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है, और अगर वैल्यू ट्रू है मतलब डेटा अवेलेबल है। फिर इसके बाद में हमने 2 सिंक्रोनाइज्ड मेथड लिए। सबसे पहले हमने बनाई है प्रोड्यूस के लिए एंड देन बनाई है हमने कंज्यूम के लिए। प्रोड्यूस में हमने क्या किया है, इसमें हमने लिया है इंट वैल्यू। इसको हमने लिया है सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर सिर्फ एक थ्रेड शेयर रिसोर्सेज के अंदर एंटर कर सकता है। अगर प्रोड्यूसर अंदर है तो कंज्यूमर वेट करेगा, और अगर कंज्यूमर अंदर है तो प्रोड्यूसर वेट करेगा। ये लॉक शेयर रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट पर लगता है। देन हमने लिखा है इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, आपको ट्राई ब्लॉक में जाना है और वेट करना है। दैट मीन्स अगर पहले से डेटा अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर रुक जाता है, क्योंकि बिना कंज्यूम हुए नया डेटा बनाना गलत है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वेट कॉल किया। ये थ्रेड को वेटिंग स्टेट में भेज देता है। अगर अवेलेबल नहीं है डेटा तो ये वेटिंग स्टेट में नहीं जाएगा और प्रोड्यूस करेगा डेटा को, और अगर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, थ्रेड को सेंड कर देगा वेटिंग स्टेट में और लॉक को रिलीज कर देगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, डेटा को दे दिया वैल्यू एंड देन अवेलेबल को दे दिया ट्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो डेटा बना रहा है और अवेलेबल को ट्रू कर रहा है और कंज्यूमर को नोटिफाई करता है कि डेटा अवेलेबल है। फिर हम जाते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूम में इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर वेट करेगा प्रोड्यूसर के लिए डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर अवेलेबल है तो ये उसको कंज्यूम कर लेगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये लॉक को रिलीज कर देगा और वेट करेगा। फिर कंज्यूमर डेटा को यूज़ कर लेगा और यहाँ पर इसे फॉल्स कर देगा कि डेटा अब अवेलेबल नहीं है, और प्रोड्यूसर को सिग्नल देगा कि तुम नेक्स्ट डेटा बना सकते हो, अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। नोटिफाई की हेल्प से ये नोटिफिकेशन दे देगा प्रोड्यूसर को कि आपको नया डेटा बनाना है, डेटा इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वो दोनों शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू बात कर सकते हैं। इसी वजह से इसे कहते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। शेयर्ड रिसोर्सेज एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसे मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वही ऑब्जेक्ट लॉक और कम्युनिकेशन का बेस होता है। अगर आपको शेयर्ड रिसोर्सेज समझ आ गया तो वेट, नोटिफाई और पूरा कंज्यूमर कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, CPU वेस्ट किए बिना आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। अब एक और मेथड होता है नोटिफाई ऑल। नोटिफाई सिर्फ एक वेटिंग थ्रेड को जगाता है, लेकिन नोटिफाई ऑल जो होता है वो सारे वेटिंग थ्रेड को जगा देता है जो उसी शेयर्ड ऑब्जेक्ट के लॉक पर वेट कर रहे होते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट पर अगर मल्टीपल थ्रेड्स वेट कर रहे हैं और हम नोटिफाई ऑल कॉल करते हैं तो सारे थ्रेड्स वेकअप हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेकअप होने का मतलब तुरंत एग्जीक्यूट होना नहीं होता है। थ्रेड्स फिर से लॉक के लिए compete करते हैं, लॉक जिसे मिलता है वही पहले एग्जीक्यूट करता है। नोटिफाई जो था वो सिर्फ एक वेटिंग थ्रेड को जगाता है, लेकिन नोटिफाई ऑल जो है वो सारे वेटिंग थ्रेड्स को जगा देता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर था, इसलिए नोटिफाई जो था वो सफिशिएंट था, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेटिंग थ्रेड होता है। अगर मल्टीपल कंज्यूमर हो या मल्टीपल प्रोड्यूसर हो तो नोटिफाई रिस्की हो सकता है, गलत थ्रेड वेकअप हो सकता है और प्रोग्राम हैंग हो सकता है। इस केस में हम यूज़ करेंगे नोटिफाई ऑल का। Notify all is safer in complex multi-threaded environments because it avoids missed signals when multiple threads are waiting. जब multiple threads wait कर रहे होते हैं तो Notify all ज़्यादा सेफ होता है।
मैं उसके लिए अलग से फाइल बना देती हूँ ताकि आपको कोड में मिल जाएगा। को नाम दे देंगे हम डॉट नोटिफाई ऑल। पूरा कोड इसमें हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का, इसमें भी हम सेम कंज्यूमर क्लास बना लेते हैं। इंपोर्ट हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। स्टैंड करा रहा है थ्रेड को। एक को ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसके अंदर दे देते हैं नेम को। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज वाला कोड। इसके अंदर बना लेते हैं न्यू क्लास। इसमें क्या चेंज करना है, हमें सिर्फ नोटिफाई की जगह करना है नोटिफाई ऑल। ये सही है। एक बना लेते हैं और प्रोड्यूसर के लिए, सो कर लेते हैं कॉपी, इसके अंदर बना देते हैं प्रोड्यूसर। क्या हो रहा है, अब ये हटाना है। और क्या कर लेते हैं, इंटर थ्रेड डेमो को भी कॉपी कर लेते हैं। इसको नाम चेंज करके हम दे देते हैं नोटिफाई ऑल डेमो। सारा कोड हटाना है, ये भी हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसमें हमने नेम भी दिया इसलिए इसको भी देखते हैं हम। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, बस हमने क्या किया है, इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज में हमने यूज़ किया है नोटिफाई की जगह नोटिफाई ऑल को। फिर हमें क्या करना है, प्रोड्यूसर पे यहाँ पे हमने जो लगाया था रन मेथड के अंदर फॉर लूप, इसमें हम डालेंगे क्रेड डॉट स्लीप 500 मिलीसेकंड के लिए। ये थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे ट्राई कैच के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो 1 से लेके 5 तक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। देन यहाँ पे हमने लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप, ये सिर्फ आउटपुट को रीडेबल और स्लो बनाने के लिए हमने यूज़ किया है। स्लीप का इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कंज्यूमर में नेम तो लिख ही दिया था यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको नोटिफाई और डेमो में थोड़े चेंजेस करने हैं। इसमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कंज्यूमर वर्ल्ड, कॉपी कर लेती हूँ, चेंज ही करना है बस। इसको दे दिया C1, इसको दे दिया C2, C3, C4 एंड एक और ले लेते हैं हम, C5 हो जाएगा, C5। इनको भी चेंज कर देते हैं C2, C3, C4 एंड C5। यहाँ पे करते हैं C1 डॉट स्टार्ट, फिर C2 डॉट स्टॉप,
then C3 dot start, C4 and C5. रन कराते हैं इसको। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखना है हमें स्ट्रिंग नेम। फिर से इसको रन कराते हैं, अभी एरर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने लगाई थी स्लीप मेथड, इसीलिए एक एक करके 500 मिलीसेकंड टाइम के बाद आउटपुट प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले हुआ प्रोड्यूस कंज्यूम्ड, फिर प्रोड्यूस कंज्यूम्ड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोड्यूसर और सारे कंज्यूमर जो है पैरेलल स्टार्ट हो जाते हैं। सब कंज्यूमर पहले वेट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करता है, फिर नोटिफाई कर देता है सबको, देन सब कंज्यूमर को जगह दे देता है। सिर्फ एक कंज्यूमर डेटा कंज्यूम करता है, बाकी कंज्यूमर फिर से वेट करते हैं। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विदाउट CPU वेस्ट। इसमें हमें एक चेंज और करना है, इसमें हमें लगाना है वाइल लूप। यहाँ पे हम इफ को हटा के लगा देंगे वाइल। ऊपर भी लगा देते हैं वाइल, जब तक अवेलेबल है तब तक। वाइल जो है मैंडेटरी है विथ वेट। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट के साथ वाइल मैंडेटरी क्यों होता है। जावा में जब भी वेट यूज़ करते हैं तो इफ़ की वजह वाइल यूज़ करना मैंडेटरी होता है, बिकॉज अ वेटिंग थ्रेड कैन वेक अप विदाउट द कंडीशन बीइंग ट्रू। इसके पहले तो हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया था, लेकिन हमने अभी यहाँ पे वाइल यूज़ किया है, बिकॉज जावा में कभी कभी थ्रेड जो है बिना नोटिफाई के भी वेट से बाहर आ सकता है। अगर हम इफ़ यूज़ करेंगे तो कंडीशन दोबारा चेक नहीं होगी, थ्रेड गलत काम कर सकता है। वाइल यूज़ करने पर कंडीशन हर बार रीचेक होती है और सेफ्टी इंश्योर होती है। और सेकंड रीज़न क्या है, नोटिफाई और सारे वेटिंग थ्रेड्स को जगह दे देता है, लेकिन रिसोर्सेज सिर्फ एक थ्रेड के लिए होती है। जो थ्रेड पहले लॉक ले लेता है वो काम करता है, बाकी थ्रेड्स को दोबारा वेट करना चाहिए। ये वाइल इंश्योर करता है, इसीलिए हमने इसमें लिया है वाइल लूप को। ये मैंने अभी चेंज किया है, इससे पहले हमने ध्यान नहीं दिया था। बाकी यहाँ पे आपको जब भी आप नोटिफाई यूज़ करते हैं, वेट यूज़ करते हो तो आपको वाइल लूप का यूज़ करना है। इसको हम फिर से रन कराते हैं। तो अभी हमारा आउटपुट थोड़ा सा चेंज भी था। उसमें क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ऐसे आउटपुट आ रहा था। इसमें आउटपुट अब सही आ रहा है बिकॉज हमने वाइल लूप का यूज़ किया। पहले प्रोड्यूस्ड आ रहा है, फिर कंज्यूम्ड आ रहा है, फिर ऐसे प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड सो ऑन, एक के बाद एक प्रिंट हो रहा है। वाइल इज मैंडेटरी विथ वेट बिकॉज ऑफ स्पीरियस पिकअप्स एंड मल्टीपल थ्रेड नोटिफिकेशन। ये इंश्योर करता है कंडीशन जो है वो रीचेक हो बिफोर कंटिन्यूइंग एग्जीक्यूशन। बहुत लोग वेट और स्लीप को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं कि दोनों ही तो सेम है, वेट भी वेट कर रहा है और स्लीप भी कुछ टाइम के लिए रुक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लीप जो होता है वो लॉक रिलीज नहीं करता और वेट जो है वो लॉक रिलीज करता है, इसीलिए वेट का यूज़ होता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए। हालांकि हमने यहाँ पे स्लीप भी लगाया था, लेकिन वो सिर्फ हमने लगाया था कि इसमें लगाया था कि आउटपुट थोड़ा रुक के प्रिंट हो। जैसे इसको फिर से प्रिंट कराऊंगी मैं, तो ये 500 मिलीसेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद प्रिंट होगा। ये कुछ टाइम के लिए रुका, आप चाहे तो इसको टाइम बढ़ा सकते हैं और तो ये और समझ में आएगा आपको। ये वेट कर, ये स्लीप हो रहा है उतने टाइम के लिए, फिर प्रिंट हो रहा है। ये रुक गया कुछ टाइम के लिए, अब इतना टाइम होगा पूरा, उसके बाद ही ये प्रिंट होगा। कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम ले लगता है हमने, इसको हम 5000 कर देते हैं इसकी जगह। देख सकते हैं आप कि इतने टाइम के लिए रुक रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है, देन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कंज्यूम हो रहा है। इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चंस ध्यान रखो कि वेट को सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में ही क्यों कॉल करते हैं। ये इसलिए क्योंकि वेट ऑब्जेक्ट के लॉक पर काम करता है, इसलिए थ्रेड के पास पहले से ही उस ऑब्जेक्ट का लॉक होना चाहिए। अगर हम वेट को सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बाहर कॉल करते हैं तो जावा इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन थ्रो करता है, बिकॉज wait requires the current thread to own the object's monitor.
उसके बाद में आता है वेट और स्लीप में डिफरेंस क्या है। ये मैंने अभी बताया है आपको कि वेट जो है वो लॉक रिलीज करता है और स्लीप जो है वो लॉक रिलीज नहीं करता है। वेट जो है वो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्लीप जो होता है वो सिर्फ डिले करने के लिए यूज़ होता है। वेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है और स्लीप जो है वो थ्रेड क्लास का मेथड है। वेट नोटिफाई या नोटिफाई ऑल से वेकअप होता है, लेकिन स्लीप जो होता है वो टाइम कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाता है। वन लाइन में आपको याद रखना है कि वेट जो है वो रिलीज करता है लॉक को और स्लीप लॉक को रिलीज नहीं करता है। दूसरा आता है नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में डिफरेंस। ये भी आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि नोटिफाई जो होता है वो सिर्फ एक वेटिंग थ्रेड को जगाता है, लेकिन नोटिफाई ऑल जो होता है वो सारे ही वेटिंग थ्रेड को जगाता है। नोटिफाई सिंगल प्रोड्यूसर कंज्यूमर में यूज होता है और नोटिफाई ऑल जो है मल्टीपल थ्रेड के केसेस में सेफर होता है। नोटिफाई रिस्की हो सकता है और नोटिफाई ऑल ज़्यादा सेफ अप्रोच है। नोटिफाई ऑल जो होता है वो अवॉइड कर देता है मिस्ड सिग्नल को जब मल्टीपल थ्रेड्स वेट कर रहे होते हैं तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी आता है कि क्या नोटिफाई तुरंत लॉक को रिलीज कर देता है? तो नहीं, नोटिफाई सिर्फ वेटिंग थ्रेड को सिग्नल देता है। करंट थ्रेड जब तक सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर नहीं आता तब तक लॉक रिलीज नहीं होता है। नोटिफाई डजंट रिलीज द लॉक इमीडिएटली। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल लॉक बेस्ड कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होते हैं और इनका करेक्ट यूजेस थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करता है। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने पढ़ा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है। हमने वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डीमन थ्रेड, डेडलॉक, स्टारवेशन और थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रुचि कोड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।